हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल बिजनेस मैनेजमेंट यूनिट 2। हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 14 हमारा चल रहा था। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, आपने समझे होंगे वो टॉपिक्स और आपको समझ में भी आए होंगे। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी तो उसमें हमने लाइन और स्टाफ सिस्टम के बारे में पढ़ा था, समझा था। ठीक है, उसके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स हमने जाने थे। राइट, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारा टॉपिक चल रहा है चैप्टर नंबर 14 का, और ये चैप्टर जल्दी हमारा खत्म हो जाएगा। उस चैप्टर के साथ हमारी यूनिट 2 भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ठीक है, एक टॉपिक हमारा उसमें बच रहा है चैप्टर 14 में, जो कि है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। अगर उसमें कुछ पढ़ाने जैसा होगा या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक वो होगा तो अगली वीडियो में उसको भी कवर करके पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे और यूनिट 2 हम खत्म कर देंगे। लेकिन अगर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो फिर उसको छोड़ देंगे। यहीं पर आप समझो कि यूनिट 2 आपकी खत्म हो चुकी है। राइट, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमें इस वीडियो में कवर करना है वो है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, उसके कुछ मेरिट्स डीमेरिट्स हम जानेंगे। ठीक है, और कमिटी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है उसके बारे में जानेंगे, प्लस एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें इस वीडियो में कवर करनी है। तो जल्दी इन टॉपिक्स को पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको थोड़ा पढ़ते हैं। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन डिवाइडेड टू पुट द स्पेशलिस्ट इन द टॉप पोजीशन थ्रू आउट द एंटरप्राइज। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जो स्पेशलिस्ट लोग हैं, ठीक है, किसी काम को करने वाले जो स्पेशलिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो टॉप पोजीशन पर आ जाते हैं एंटरप्राइज की। ठीक है, बिल्कुल टॉप पर वो होते हैं। This is an organization in which we can define as a system in which functional departments are created to deal with the problems of business at various levels. तो इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जो भी फंक्शन किसी बिजनेस में हो रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं आपने पहले भी पढ़े हैं ये सब अच्छे से। हमने बहुत अच्छे से उन फंक्शंस को पढ़ा हुआ है। ठीक है, बहुत थॉरोली हमने उनको पढ़ा था। फाइनेंस वहाँ पर होता है, मार्केटिंग फंक्शन वहाँ पर होता है, पर्सनल फंक्शन वहाँ पर होता है, रिसोर्स और डेवलपमेंट मैनेजर्स होते हैं तो उनके फंक्शंस वहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो जितने भी फंक्शन एक बिजनेस के अंदर होते हैं उस फंक्शन का एक इंचार्ज होता है जो कि हम कह सकते हैं स्पेशलिस्ट। ठीक है, उसके अंडर में वो फंक्शन हो रहा होता है पूरा। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं, फंक्शनल डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं टू डील विद द प्रॉब्लम्स। जो भी प्रॉब्लम्स उस बिजनेस के अंदर आ रही हैं अलग अलग लेवल्स पर, उनको सॉल्व करने के लिए ये फंक्शनल डिपार्टमेंट्स वहाँ पर बनाए जाते हैं और उनके अंडर में वो फंक्शंस हो रहे होते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 3 ऑथोरिटीज एग्जिस्ट, लाइन, स्टाफ एंड फंक्शन। 3 ऑथोरिटीज होती हैं। हमने लाइन बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, स्टाफ हमने अच्छे से पढ़ लिया है, अब ये तीसरी है फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन यही है कि जो भी फंक्शंस बिजनेस के अंदर हो रहे हैं उनको इंचार्ज बने हुए हैं ये, मतलब उन फंक्शंस के इंचार्ज बने हुए हैं ये स्पेशलिस्ट। ठीक है, जैसे आप नीचे यहाँ डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है, आप एक चार्ट देख रहे हैं। सबसे टॉप पर हमारे प्रेसिडेंट आ गए, जो कि हमारे बिल्कुल टॉप लेवल मैनेजर्स हम इनको कह सकते हैं। ठीक है, सीईओ हो गए वगैरह ये सब। ठीक है, उससे नीचे हमारे आते हैं मैनेजर्स, ये हमारे स्पेशलिस्ट हैं। ठीक है, R&D मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजर, डिवीजन प्रोडक्ट जेड। ठीक है, तो ये सारे हमारे स्पेशलिस्ट हैं। इनके अंडर में, यानी कि ये इंचार्ज बने हुए हैं किसके, इनके अंडर में क्या क्या काम हो रहा है, डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, ये सब चीजें इनके अंडर में हो रही हैं। तो ये कुछ फंक्शंस होते हैं जो एक बिजनेस के अंदर होते हैं। ठीक है, उसके ये मैनेजर है। ठीक है, तो ये स्पेशलिस्ट लोग हैं, इनके अंडर में ये सारे काम हो रहे हैं। बिजनेस के अंदर सेल्स होती है, ठीक है, कस्टमर सर्विस वहां पर होती है, तो इन सब चीजों को कौन देख रहा है, मार्केटिंग मैनेजर देख रहा है। फाइनेंस मैनेजर किस किस चीज को देख रहा है, अकाउंटिंग को देख रहा है, परचेजिंग हो रही है, फाइनेंसिंग हो रही है, कितना पैसा हमारा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, तो वो सारी चीजें इनकी निगरानी में है, जो कि हमारे स्पेशलिस्ट। ठीक है, तो ये एक्सपर्ट्स लोग होते हैं, इनको हर चीज की नॉलेज होती है, तभी ये लोग वहां पर बैठे हैं और इनके अंडर में वो सारे काम हो रहे हैं। ठीक है, ईच फंक्शनल एरिया इज पुट अंडर द चार्ज ऑफ फंक्शनल स्पेशलिस्ट। वही चीज है जो मैंने आपको अभी बताई कि हर एक फंक्शनल एरिया किसके अंडर में होता है, फंक्शनल स्पेशलिस्ट के, एंड ही हैज गॉट द अथॉरिटी टू गिव ऑल डिसीजन रिगार्डिंग द फंक्शन व्हेनेवर द फंक्शन इज परफॉर्म थ्रू आउट द एंटरप्राइज। और यही जो हमारे स्पेशलिस्ट है ये सारे डिसीजंस लेता है। ठीक है, मान लो यहाँ जो फाइनेंस मैनेजर बैठा है, ठीक है, इसके अंडर में क्या क्या काम हो रहा है, अकाउंटिंग इसके अंडर में हो रहा है, परचेजिंग इसके अंडर में हो रहा है, फाइनेंस इसके अंडर में हो रहा है। ठीक है, तो ये इन तीनों को कुछ भी, मतलब जो भी ये लोग कर रहे हैं, ठीक है, अकाउंटिंग जो लोग कर रहे हैं, परचेजिंग जो लोग कर रहे हैं, फाइनेंस जो कर रहा है, देख रहा है, सब चीजें, उनको ये डिसीजन अपना सुना सकते हैं। ठीक है, अपने ये खुद के डिसीजन ले सकते हैं, उनसे काम करवा सकते हैं। फाइनेंस मैनेजर के पास ये अथॉरिटी रहती है। ठीक है, फाइनेंस मैनेजर ऑर्डर दे सकता है क्योंकि उसके अंडर में ये सारे काम हो रहे हैं, वो स्पेशलिस्ट है, उसको पता है कौन सा काम कैसे होगा। ठीक है, तो अगर कोई गलती कर रहा है तो वो उसको सुधरवा सकता है, और अगर अच्छा कर रहा है तो वो और अच्छा करने के लिए उसको ऑर्डर्स दे सकता है। तो स्पेशलिस्ट जो है उसके अंडर में सारे काम हो रहे हैं, उसको पूरा राइट है, उसको पूरी अथॉरिटी है, लीगल राइट है उसके पास कि वो ऑर्डर्स उनको दे सकता है। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड डज नॉट अप्लाई टू सच ऑर्गेनाइजेशन एज इट इज प्रेजेंट इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड आपने पहले बहुत अच्छे से समझा था। ये क्या होता है कि हमें जो कमांड मिल रही है वो सिर्फ एक जने से मिल रही है। ठीक है, लेकिन वो चीज़ यहाँ पर नहीं होती है। यूनिटी ऑफ कमांड जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पर फॉलो नहीं होता है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो फॉलो होता है। तो यहाँ पे जो हमें कमांड मिल रही है वो हमें सिर्फ एक से नहीं बाकी दूसरे मैनेजर से भी मिल सकती है। ठीक है, और मिलती है।
ऐसा नहीं है कि आपको कमांड सिर्फ एक ही मैनेजर से मिलेगी, आपको दूसरे मैनेजर्स भी कमांड दे सकते हैं और आपको उनके कमांड का, उनके ऑर्डर्स का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो था फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग। ठीक है, कैसा होता है मैंने आपको पूरा बता दिया। चार्ट आपके सामने, अगर आप एग्जाम में लिखते हैं इसको तो चार्ट आप जरूर बनाएं। ठीक है, बहुत अच्छा रहता है, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अगर आप इतना बड़ा ना बनाए तो एक छोटा सा चार्ट बनाएं, लेकिन एक अच्छा इंप्रेशन डालता है ये आपके एग्जाम में। ठीक है, इसके हम कुछ फायदे पढ़ते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के। तो सबसे पहले हमारा स्पेशलाइजेशन कंपाइल्ड विद स्टैंडर्डाइजेशन फैसिलिटेट्स मैक्सिमम प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिकल कॉस्ट। अब जो वहां पर स्पेशलिस्ट बैठा है, ठीक है, अब जब वो वहां पर सब चीजें देख रहा है, ठीक है, उसके अंडर में जो सारे काम हो रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है जब वो एक्सपर्ट है काम में, तो जब वो सारे काम करवाएगा तो प्रोडक्शन बहुत अच्छी होगी। ठीक है, इकोनॉमिकल कॉस्ट होगी, वहां पे उनको काफी ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का यही एक अच्छा फायदा है कि जब वहां पर एक्सपर्ट बैठा हुआ है, ठीक है, तो काम सारे वहां पे अच्छे ही होने हैं। एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ फंक्शनल मैनेजर फैसिलिटेट्स बेटर कंट्रोल एंड सुपरविजन। जब एक्सपर्ट नॉलेज उसको है, ठीक है, तो फंक्शनल मैनेजर जो वहां पर फैसिलिटेट कर रहा है सारी चीजें, वहां पर एक अच्छा कंट्रोल रहेगा और सुपरवाइज भी वो अच्छे से कर लेगा, क्योंकि वो एक्सपर्ट है। ठीक है, स्पेशलिस्ट है, वो सारे काम अच्छे से हो तभी उसको बैठाया गया है। उसका यही काम है कि उन सारी चीजों को वो अच्छे से करवाए। Also, the employees can feel the work security as their work and efforts are not going unnoticed. This can help them to perform better. अब जो वहां पर एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उन एम्प्लॉयज का इंचार्ज कौन है? वो स्पेशलिस्ट। जो भी एफर्ट्स एम्प्लॉयज लगा रहे हैं उस काम को करने में, उनको नोटिस किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इग्नोर किए जा रहे हैं उनके एफर्ट्स, तो उनको नोटिस किया जाता है, उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया जाता है। उससे उनको एक सिक्योरिटी मिल जाती है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं और उनके जो मैनेजर्स हैं वो उनको देख रहे हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं और अच्छा काम वो करते रहेंगे तो आगे भी उनकी सिक्योरिटी, मतलब उनकी जॉब जो रहेगी, ठीक है, तो एक सिक्योरिटी उनको मिल जाती है अपनी जॉब को लेकर और उनकी परफॉर्मेंस पर भी काफी ज्यादा अच्छा इफेक्ट इससे पड़ता है। जब उनको श्योरिटी है कि मैं यहाँ पर रहने वाला हूँ, आगे तक मैं यहाँ पर काम करने वाला हूँ, ठीक है, मेरे पास स्किल्स हैं, मैं अच्छा काम कर सकता हूँ, तो उनकी परफॉर्मेंस भी अपने आप बेटर हो जाती है ये सब चीजें देखते हुए। एज द एम्प्लॉयज आर एक्सपर्ट्स इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, जब वहां पर एम्प्लॉयज जो है एक्सपर्ट हैं अपनी पर्टिकुलर फील्ड में, द वर्क बिकम्स मोर एफिशिएंट एंड प्रीसाइज। जो वर्क है वो और ज्यादा इजीली वहां पर होने लगता है और बहुत अच्छे से वो काम को करने लगते हैं। ठीक है, जब आप एक काम को लगातार करते रहते हैं, आपने वो लाइन सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो जब आप उस काम को लगातार कर रहे हैं तो आप उस काम में परफेक्ट हो जाते हैं समय के साथ साथ। ठीक है, तो जब आप उस काम में परफेक्ट हो जाते हैं तो वो काम बहुत अच्छे से, बहुत ईजिली, बहुत एफिशिएंट वे में होने लगता है। ठीक है, रिड्यूसेस द रेट ऑफ मिस्टेक्स, जो आपकी गलतियां हैं वो धीरे धीरे बिल्कुल पहले तो कम होती जाएंगी, फिर एक समय आएगा वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। ठीक है, एज दिस कुड मोटिवेट द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। तो इससे क्या होता है, जो कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं उनको काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। राइट, नेक्स्ट है, सिंस एवरी मेंबर कम्स फ्रॉम अ सिमिलर बैकग्राउंड, इट अलाउज देम टू शेयर देयर थॉट्स एंड कम अप विद बेटर सॉल्यूशन। अब जो सारे मेंबर्स हैं, ठीक है, वो सिमिलर बैकग्राउंड से आते हैं। ठीक है, अगर वो किसी बिजनेस में काम कर रहे हैं, ठीक है, मान लो किसी प्रोडक्शन बिजनेस है, वहां पे कोई चीज मैन्युफैक्चर होती है, तो जो सारे लोग आएंगे वो एक सिमिलर बैकग्राउंड से होंगे। ठीक है, उनको थोड़ी नॉलेज होगी उस बिजनेस से रिलेटेड, तभी वो वहां पर आए हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो अपने थॉट्स रख सकते हैं, जो भी अगर कोई प्रॉब्लम में फंसे हैं तो अपने सॉल्यूशंस वो रख सकते हैं। ठीक है, और वो काफी हद तक मैच होंगे उनके जो थॉट्स होंगे वहां पे, क्योंकि वो बैकग्राउंड उनका सिमिलर टाइप का है। एज शेयरिंग ऑफ नॉलेज इज ऑलवेज बेनिफिशियल, और नॉलेज को शेयर करना हमेशा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि अगर हम कुछ नॉलेज शेयर करते हैं तो हमें वहां से भी कुछ सीखने को मिलता है और दूसरे वाले इंसान को भी हम कुछ ना कुछ सिखा देते हैं। ठीक है, तो ये इसके कुछ मेरिट्स हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के, अच्छे फायदे हैं, काफी अच्छे पॉइंट्स हैं, इजी पॉइंट्स हैं, आप इनको इजीली पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। राइट, नेक्स्ट है हमारे डीमेरिट्स ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके कुछ नुकसान भी हैं। सबसे पहला नुकसान इसका है कंफ्यूजन। ठीक है, द फंक्शनल सिस्टम इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड to put into operation, especially when it is carried out at low levels, therefore coordination becomes difficult. अब जो ये फंक्शनल सिस्टम है, जो भी हमने पढ़ा, जो हमने चार्ट देखा, वो थ्योरेटिकली तो बहुत ज्यादा इजी आपको लगा, ठीक है, बहुत अच्छा भी है, बहुत इजी है, सुनने में लगा, लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिकली कर रहे हैं किसी बिजनेस के अंदर, जब हम उसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड साबित हो जाता है। ठीक है, इसका ये डिसएडवांटेज है और इसी वजह से वहां पे कोऑर्डिनेशन भी वहां पे काफी ज्यादा कमी रहती है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन काफी ज्यादा कम रहता है क्योंकि वो कॉम्प्लिकेशंस वहां पर रहते हैं। ठीक है, जब वो लो लेवल्स पर हम जा रहे होते हैं, नीचे हम लेवल्स पर जा रहे होते हैं, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वहां पर हो जाता है। राइट, नंबर 2 है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट में जाना, उसको थोड़ा सा उन्होंने आगे बढ़ा दिया है कि कोऑर्डिनेशन की काफी ज्यादा यहाँ पर कमी रहती है। डिसिप्लिनरी कंट्रोल बिकम्स वीक एज अ वर्कर इज कमांडेड नॉट बाय वन पर्सन बट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। यहाँ पे डिसिप्लिन कंट्रोल नहीं हो पाता। ठीक है, बहुत ज्यादा वीक रहता है डिसिप्लिनरी कंट्रोल, क्योंकि जो वर्कर है उसको कमांड मिल रही है, सिर्फ एक से नहीं, काफी सारे लोगों से उसको कमांड मिल रही है। जैसे कि अभी हमने पीछे जाना कि यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल इस वाले फंक्शन में नहीं होता है। ठीक है, इस फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होता है।
जो वर्कर है उसको सिर्फ एक से कमांड नहीं मिलती, बाकी बहुत जो और भी मैनेजर्स हैं उनसे भी उसको कमांड मिलती है। दस देयर इज नो यूनिटी ऑफ कमांड, तो यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। डिफिकल्टी इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोगों को मिली हुई हैं उनको फिक्स करने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिफिकल्टी आती है। बिकॉज ऑफ मल्टीपल अथॉरिटी इट इज़ डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब वहाँ पर अथॉरिटी ही मल्टीपल है, मतलब कि काफ़ी सारे जो मैनेजर्स वहाँ पर वर्क कर रहे हैं उन सबके पास अथॉरिटी है कि वो अपने लो लेवल्स के जो वर्कर्स हैं उनको ऑर्डर्स दे सकते हैं, ठीक है। तो सबके पास जब अथॉरिटी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स ही नहीं हो पाती है कि क्या उनकी जिम्मेदारी है, क्या उनको काम करना है, वो चीज़ वहाँ पर फिक्स नहीं हो पाती है। ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है इस फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का। नंबर 4 है कन्फ्लिक्ट्स, यानी कि थोड़ी बहुत नोक जोक लड़ाई वड़ाई वहाँ पर हो जाती है। देयर मे बी कन्फ्लिक्ट्स अमंग द सुपरवाइजरी स्टाफ ऑफ इक्वल रैंक्स, जो सुपरवाइजरी स्टाफ है यानी कि जो टॉप लेवल पर हमारे लोग बैठे हैं, ठीक है, इक्वल रैंक वाले, ठीक है, जो इधर भी सुपरवाइजर है, जो लेफ्ट साइड है राइट साइड है, दोनों वो सुपरवाइजरी लेवल पर है, ठीक है, इक्वल रैंक है, उनमें कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। कभी कभी उनके जो थॉट्स हैं वो नहीं मिलते, दोनों के आइडियाज नहीं मिलते। दे मे नॉट एग्री ऑन सर्टेन इशूज। अब कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन राइट वाला कुछ और बता रहा है, लेफ्ट वाला कुछ और बता रहा है, ठीक है, तो उन दोनों में कुछ बहस भी हो सकती है, कन्फ्लिक्ट्स वहां पर आ जाते हैं, ठीक है। नंबर 5 है कॉस्टली। अब यहाँ थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा रहती है, क्यों? क्योंकि हमने स्पेशलिस्ट बैठा रखे हैं। अब जो एक्सपर्ट है वो आपसे पैसे ज़्यादा ही लेगा, ऑब्वियस सी बात है। मेंटेनेंस ऑफ स्पेशलिस्ट स्टाफ ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर इज एक्सपेंसिव फॉर अ कंसर्न। तो उन स्पेशलिस्ट स्टाफ को मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली रहता है, और सबसे बड़ी डिसएडवांटेज इसकी यही है, ठीक है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के, हमने इसमें मेरिट्स जाने और उसके बारे में जाना। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा टॉपिक चलता हुआ आ रहा था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसका ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। हमने डिपार्टमेंटल या फिर कहें तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा, ठीक है। इससे पहले हमने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा और ये लास्ट है कमिटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसको थोड़ा पढ़ते हैं। अ कमिटी ऑर्गेनाइजेशन इज एन एसोसिएशन ऑफ पीपल सेट अप टू अराइव एट सॉल्यूशंस टू कॉमन प्रॉब्लम्स। तो कमिटी ऑर्गेनाइजेशन लोगों की एक ऐसी एसोसिएशन है, एक ऐसा ग्रुप है, ठीक है, जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है कॉमन प्रॉब्लम्स के। द लाइन पीपल आर गिवन अपॉर्चुनिटीज टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स इन द कमिटी। जो लाइन लेवल पर लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, जो स्टाफ है, जो लोग वहां पर वर्क कर रहे हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम्स इस कमिटी के साथ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। कमिटी इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ पीपल जो आते हैं कुछ सॉल्यूशंस लेके आपकी प्रॉब्लम्स का, ठीक है। तो जो लाइन लेवल पर लोग हैं उनको ऐसे मौके मिलते हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स वो शेयर कर सकते हैं इस कमेटी के साथ, ठीक है। कमेटी क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल। उन सारे लोगों के साथ बैठकर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और कमेटी जो है आपको उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगी, ठीक है। द कमिटी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज नॉट लाइक लाइन और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो कमिटी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है ये लाइन और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल अलग है कमिटी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, बट इज सिमिलर टू स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, उससे इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, लेकिन सिमिलर है किससे? स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन से। स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़ा था क्या करती है, वो जो लाइन लेवल पर लोग वर्क कर रहे हैं उनके टास्क को कंप्लीट करने में उनकी हेल्प करती है, उनको कुछ आइडियाज देती है, उनको सजेशंस देती है, ठीक है। तो उसके जैसा ही कुछ कमिटी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर रहता है, क्योंकि स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन भी उनकी हेल्प कर रही है और कमिटी ऑर्गेनाइजेशन भी प्रॉब्लम सॉल्व करके उनकी हेल्प ही कर रही है, ठीक है। इट्स डिसीजंस आर इंप्लीमेंटेड वेयर एज स्टाफ डिसीजंस आर नॉट नेसेसरली इंप्लीमेंटेड। इसके डिसीजन जो है वो इंप्लीमेंट करे जाते हैं, लेकिन जो स्टाफ हमें डिसीजन देता है वो हम इंप्लीमेंट कर भी सकते हैं और नहीं भी, वो हमारे ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज अ फॉर्मल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये जो हमारी कमिटी ऑर्गेनाइजेशन है ये एक फॉर्मल पार्ट है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का, वेयर इन द मेंबर्स आर स्पेशली मेंशन्ड, जहां पर जो मेंबर्स हैं वो स्पेशली मेंशन्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल जो फाइनेंस कमेटी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उसमें क्या क्या आएगा, कौन कौन उसमें लोग आएंगे, सारे फंक्शनल मैनेजर्स उसमें आएंगे, ठीक है। फंक्शनल कौन कौन से मैनेजर्स हो गए हमारे, मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, पर्सनल मैनेजर्स, वो सब वहां पर होंगे, ठीक है, जो फाइनेंस कमेटी होगी, ठीक। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जब फाइनेंस कमेटी वहां पर आएगी तो वहां पे कौन कौन से मैनेजर्स होंगे, मार्केटिंग मैनेजर्स वहां अवेलेबल होंगे, प्रोडक्शन मैनेजर उस कमेटी में बैठे होंगे, पर्सनल मैनेजर्स वहां पर होंगे, ठीक है। वो सब तो मेंबर्स के तौर पर होंगे, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो भी वहां पर होंगे एज द चेयरमैन, ठीक है, कि वो जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं वो यहाँ के चेयरमैन है। तो फाइनेंस कमेटी का एग्जांपल था। अब ये करेगी क्या? इट विल डिसाइड द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट का फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, कितना रुपए उनको चाहिए, कितने रुपए उनको कहीं लगाने हैं, क्या क्या उनको किस तरह से खर्च करना है, ठीक है, कैसे उनको प्रॉफिट करना है, वो सारी चीजें बताएगा हमें फाइनेंस कमेटी। द डिसीजंस टेकन बाय द कमिटी आर फॉलोड बाय द लाइन पीपल। जो भी डिसीजन ये कमेटी लेगी, फाइनेंस कमेटी जो भी डिसीजन लेगी उसको फॉलो कौन करेगा? जो लाइन पीपल होंगे।
लाइन सिस्टम के बारे में हमने जान लिया, वो आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया होगा। एज द कमिटीज आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरियस फंक्शनल डिपार्टमेंट्स। अब जो ये हमारा फाइनेंस कमेटी है, ये रिप्रेजेंटेटिव है जो बाकी के फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं उनका, मतलब उनकी बात ये रखेगी, ठीक है, और अपने डिसीजन सुनाएगी, और जो ये डिसीजन सुनाएगी हमारी फाइनेंस कमेटी या फिर कहें तो कमेटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके हमें सारे ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे। पूरी ऑर्गेनाइजेशन में वो चीज़ फॉलो होगी, क्योंकि वो ग्रुप ऑफ पीपल है जो सारे लोग बैठे हैं, सब लोगों ने डिस्कस किए हैं प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन यहाँ से उनको निकल के आया, और वो सॉल्यूशन उनको अप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके मेरिट्स की तरफ। नंबर 1 है क्वालिटी ऑफ डिसीजन, ठीक है, पढ़ते हैं इसको। क्वालिटी ऑफ डिसीजन इज वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। जो डिसीजन की क्वालिटी है वो एक मेजर एडवांटेज है कमिटी ऑर्गेनाइजेशन का। हेयर मेंबर्स हैविंग नॉलेज फ्रॉम वेरियस फील्ड्स एंड एक्सपीरियंसेस आर गैदर्ड। यहाँ पर जो मेंबर्स हैं कमिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है, वो अलग अलग फील्ड से आए हुए हैं, उनको अलग अलग एक्सपीरियंस है हर चीज़ के, ठीक है। थ्रू गैदरिंग कलेक्टिव आइडियाज एंड एनालाइजिंग देम दे कम टू द राइट डिसीजन फॉर सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। अब जब उनके पास एक बहुत अच्छी नॉलेज है, एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस उनके पास है, तो उन सब चीज़ों को कलेक्ट करके, उन सारे आइडियाज़ को कलेक्ट करके, एनालाइज करके वो एक सही डिसीजन देते हैं जो भी हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसका, ठीक है, एक सही सॉल्यूशन उस चीज़ का वो हमें दे देते हैं, ठीक। तो ये कमेटी ऑर्गेनाइजेशन का एक मेजर एडवांटेज बन जाता है, राइट। नंबर 2 है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, प्लान्स एंड पॉलिसीज। अब ये ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने में भी हेल्प करेंगे, प्लान्स को भी और पॉलिसीज को भी, ठीक है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड विद डिफाइनाइट ऑब्जेक्टिव्स टू अचीव इट। हर एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको कैसे कैसे वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं। एंड इट इज नेसेसरी टू फॉर्मुलेट प्लान्स एंड पॉलिसीज। और ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि उनको प्लान्स अभी पहले से उनको फॉर्मुलेट करने पड़ेंगे, उनको प्लान्स बनाने पड़ेंगे, कैसे कैसे उनको सारे टास्क करने हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, ठीक है, कैसे कैसे उनको पॉलिसीज अपनी फ्रेम करनी है। कमिटी प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर सेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जो कमिटी है वो उनको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है जिससे कि वो अपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन के, उसको वो सेट कर सकें, ठीक है, एक आइडिया उनको दे देती है, उनकी हेल्प कर देती है ये कमिटी। इट ऑल्सो प्रोवाइड सजेशंस एंड इन्फॉर्मेशन फॉर मेकिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज टू अचीव डिफाइनाइट ऑब्जेक्टिव्स, या फिर कहते हैं डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। तो ये क्या प्रोवाइड करती हैं, कुछ सजेशंस और कुछ इन्फॉर्मेशन, जिससे कि वो अपने प्लान्स को बना सकें, अपनी पॉलिसीज को फ्रेम कर सकें, और उन जो भी इनके ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने सोचे हुए हैं उनको अचीव कर सकें, ठीक है। तो कुल मिला के ये ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने में भी हेल्प करती हैं, ठीक है, उनके प्लान्स को सेट करने में हेल्प करती हैं, उनके पॉलिसीज को सेट करने में हेल्प करती हैं, और कैसे कैसे उनको ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं उसमें भी कमिटी काफी ज्यादा हेल्प एक बिजनेस की कर देती है, ठीक है। नंबर 3 है डीलिंग विद कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। हमने नंबर 1 पॉइंट में हमने लास्ट में पढ़ा कि सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। अब इसी चीज को उन्होंने थोड़ा डिफाइन कर दिया है कैसे उस प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करते हैं। कमिटी ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेट्स इन डीलिंग विद कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। जो कमिटी ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या करती है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स से डील करती है। इन सम सिचुएशंस ड्यूरिंग ऑपरेशन मैनी कॉम्प्लेक्स और क्रिटिकल प्रॉब्लम्स में अराइज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी क्या होता है, ऐसी सिचुएशंस होती हैं ऑपरेशन के थ्रू, मतलब कि जो वहाँ प्रोसेसिंग पूरी चल रही है, एक पूरा प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, उसके बीच में ऐसी बहुत सारी क्रिटिकल कहें या फिर कॉम्प्लेक्स कहें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इट इज मोर डिफिकल्ट टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स बाय लाइन अथॉरिटी एंड इवन बाय द टॉप मैनेजमेंट। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको लाइन अथॉरिटी भी सॉल्व नहीं कर पाती, ठीक है, टॉप मैनेजमेंट भी उसको सॉल्व नहीं कर पाता। उन केसेस में कमिटीज आर फॉर्म्ड बाय पूलिंग एक्सपर्ट्स फ्रॉम द कंसर्न फील्ड सो दैट इट बिकम्स इजी टू रिजॉल्व सच प्रॉब्लम्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर। तो ये क्या करते हैं, वहाँ पे कमिटीज बनती हैं, ठीक है, वहाँ पे एक्सपर्ट्स आते हैं, ठीक है, जो उस पर्टिकुलर फील्ड से नॉलेज रखते होंगे, ठीक है, उस पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज रखते होंगे, सो दैट इट बिकम्स इजी टू रिजॉल्व सच प्रॉब्लम्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर। तो काफी ज्यादा इजीली वो उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर पाते हैं सिस्टमैटिक मैनर में, राइट। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं कमिटी ऑर्गेनाइजेशन के। आगे बढ़ते हैं इनके डिसएडवांटेजेस की तरफ। सबसे पहले हमारा क्रिएटिंग कन्फ्लिक्ट। जहां पर भी एक ग्रुप वर्क करेगा, ग्रुप ऑफ पीपल जहां वर्क करेगा, वहां पर कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा कॉमन रहते हैं और बनने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो उनके बीच में नोकझोंक, लड़ाई वड़ाई होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, कंफ्लिक्ट इज कॉमन इन कमिटी बिकॉज ऑफ मोर हेड्स, क्योंकि वहां पर हेड जो है काफी ज्यादा रहते हैं, ठीक है, काफी ज्यादा एक्सपर्ट लोग हैं वो सभी, तो सबको लगता है अपुनिज भगवान है, ठीक है। इन सम सिचुएशन कमिटी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट्स कंफ्यूजन्स और कॉन्फ्लिक्ट्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो ऐसे सिचुएशन भी वहां पर आती हैं कि कमिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत सी कंफ्यूजन वहां पर क्रिएट कर लेती है, कंफ्लिक्ट्स वहां पर क्रिएट कर लेती हैं डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में। आइडियाज और व्यूज ऑफ द मेंबर मे बी इन अ कॉन्फ्लिक्ट विद द व्यू ऑफ अदर मेंबर्स। तो ऐसा रहता है कि उनको लगता है कि मैं ठीक हूं, ठीक है, जो बाकी वहां पर एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनको लगता है कि हम लोग ठीक हैं, ठीक है। तो इस तरह से वहां पर कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं और उसी के चलते वहां पर जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस रहता है वो भी थोड़ा लेट हो जाता है कि जब उनको डिसाइड करना है तो अभी तो वो आपस में ही बहस करेंगे कि मैं ठीक हूं, उसके बाद कहीं जाके जब उनका सब मैटर सॉल्व हो जाएगा उसके बाद वो अपना डिसीजन सुनाएंगे, ठीक है। तो कन्फ्लिक्ट्स भी वहां पर हो रहे हैं और अल्टीमेटली डिले इन डिसीजन भी हो रहा है, जो कि हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं, डिले इन डिसीजन।
द कमिटी मेंबर्स टेक मोर टाइम टू डिस्कस द वेरियस फैक्टर्स ऑफ अ प्रॉब्लम। जो कमिटी मेंबर्स होते हैं वो ज्यादा समय ले लेते हैं उस प्रॉब्लम को डिस्कस करने में। द वैल्यूएबल टाइम ऑफ द कमिटी मेंबर्स स्पेंट ऑन द डिस्कशन, ठीक है। तो जो कीमती समय होता है कमिटी मेंबर्स का वो किस पर जाया कर देते हैं, डिस्कशन पर। उस पूरी प्रॉब्लम को वो डिस्कस करते रहते हैं अपने बाकी एक्सपर्ट्स के साथ जो उनके मेंबर्स हैं साथ में। द डिले इन द डिसीजन में रिजल्ट इन एन एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन टू द मैनेजमेंट। तो जब उनके डिसीजन में डिले हो रहा है, मतलब वो अपना सॉल्यूशन जो भी है प्रॉब्लम का वो नहीं बता पा रहे हैं और डिसीजन में उनको टाइम लग रहा है, तो इससे एक एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन पड़ जाता है मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। जो उनका काम रुका हुआ है वो तो रुका हुआ है ही, उससे भी उनको लॉस हो रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन और भी फाइनेंशियल बर्डन मैनेजमेंट पर पड़ जाता है, ठीक है, डिसीजन में डिले होने की वजह से, राइट। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज बन जाता है। नंबर 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइवर्जन, ठीक है। तो कुछ प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो डाइवर्ट भी हो सकते हैं उस मुद्दे से, ठीक है, वो उस मुद्दे से भटक सकते हैं जो उनका मुद्दा है जिस पर उनको डिस्कस करनी है बातें, उस पर वो डिस्कस ना करके भटक गए कहीं और ही, ठीक है। ऐसी भी वहां पे प्रोबेबिलिटी रहती है, राइट। इन सम केसेस कमिटी डिस्कशन में बी डाइवर्टेड टू अदर सब्जेक्ट मैटर। ऐसा कभी कभी ऐसे केसेस में होता है कि जो कमिटी का डिस्कशन है वो डाइवर्ट हो जाता है दूसरे सब्जेक्ट मैटर पर। इन सच ए सिचुएशन कमिटी मेंबर्स कैन नॉट कम टू अ कंक्लूजन विद इन द गिवन टाइम फ्रेम। तो ऐसे समय पर क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जो टाइम उनको मिला होता है कि इस टाइम के अंदर आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है, वो उस टाइम फ्रेम में उस चीज को नहीं कर पाते, ठीक है। वो कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाते गिवन टाइम फ्रेम में, क्योंकि वो ऑलरेडी डाइवर्ट हो चुके हैं टॉपिक से, किसी और टॉपिक पर वो डिस्कस कर रहे हैं। तो वो अपने जो भी उनको टाइम दिया गया है कि आपको इस इतने टाइम के अंदर हमें जवाब देना है, वो नहीं कर पाते उस चीज को। दे हैव टू मीट मैनी टाइम्स टू कम टू अ सुइटेबल आउटकम। उनको एक दूसरे से काफी बार मिलना पड़ता है एक सुइटेबल आउटकम तक पहुंचने के लिए, या फिर एक सुइटेबल आउटकम देने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थी कमिटी ऑर्गेनाइजेशन की। हमने कुछ एडवांटेजेस पढ़े इसके, हमने इसका मीनिंग जाना, ठीक है। डीमेरिट्स हमने पढ़े फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के, कुछ मेरिट्स जाने और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग जाना। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपने प्रीवियस सारी वीडियोस देखी होंगी। यूनिट 2 हमारी खत्म हो चुकी है, लगभग सिर्फ एक टॉपिक बचा है चैप्टर नंबर 14 का। अगर वो इंपॉर्टेंट लगा तो अगली वीडियो में आपको वो देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर उसमें इंपॉर्टेंट जैसा कुछ नहीं होगा तो फिर उसको छोड़ देंगे। फिलहाल चैप्टर नंबर 14 में हमारा पूरी तरह से खत्म हो चुका है, सिर्फ उस टॉपिक को अगर हम साइड कर दें तो, और यूनिट 2 भी हमारी खत्म हो चुकी है, राइट। जिनके भी एग्जाम्स आ गए हैं या फिर आने वाले हैं उनको ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्जाम्स करना। बाकी मिलते हैं आने वाली वीडियोस में। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।